हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मामराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्नर में। शुरू करते हैं अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दोस्तों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, इन्वर्स फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंडर सुटेबल रेस्ट्रिक्शन, जिसका प्रयोग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल को निकालने के लिए करते हैं। दोस्तों, किसी भी फंक्शन का इन्वर्टेबल होने के लिए उस फंक्शन का हमारा दोस्तों 1/1/2 होना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले हम 1/1/2 को ही समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंडामेंटल समझ में आए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि कोई फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है f(a)(b), तो दोस्तों इसको a को हम डोमेन बोलते हैं और b को दोस्तों कोडोमेन बोलते हैं। ओके दोस्तों, किसी भी फंक्शन के एग्जिस्ट करने के लिए और इन्वर्टेबल होने के लिए उस फंक्शन का 1/1/2 होना जरूरी है। दोस्तों तो सबसे पहले हम 1/1 फंक्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद ऑन2 फंक्शन को समझेंगे और फिर दोनों की कंडीशन को कंबाइन देखेंगे। फिर उसके बाद हम अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाएंगे। दोस्तों एक फंक्शन है 1/1 फंक्शन। 1/1 फंक्शन दोस्तों वो फंक्शन होता है जिस पर x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू आए। जैसे दोस्तों y बराबर 2x + 1। दोस्तों अगर हम x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो y की एक वैल्यू यूनिक वैल्यू आएगी जो और कहीं और किसी x की वैल्यू पर नहीं आएगी। दोस्तों तो इस तरह के फंक्शन जो होते हैं जिन पर x की एक यूनिक वैल्यू पर y की एक यूनिक वैल्यू आती है, उन फंक्शन को हम 1/1 फंक्शन बोलते हैं। दोस्तों ऑन2 फंक्शन अब देख लेते हैं। ऑन2 फंक्शन की दोस्तों एक कंडीशन तो ये है कि उसका कोडोमेन, ऑन2 फंक्शन का कोडोमेन, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका कोडोमेन उसकी रेंज के इक्वल आ जाए। दोस्तों ये रेंज हमें दी हुई होगी क्वेश्चन में और कोडोमेन हमें इस तरह से पता चल जाएगा। तो अगर उसका कोडोमेन रेंज के इक्वल आ गया तो वो फंक्शन ऑन2 फंक्शन है। जैसे समझ लेते हैं दोस्तों इसको, जैसे ये फंक्शन है f(a)(b), दोस्तों ये फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है, मान लेते हैं इस तरह से। इस फंक्शन में होंगे हमारे एलिमेंट होंगे दोस्तों, जैसे ले लेते हैं 1 2 3 और 4 भी ले लेते हैं। दोस्तों इस फंक्शन में होंगे दोस्तों इमेज, ये हो गया हमारा डोमेन और ये हो गया दोस्तों कोडोमेन। दोस्तों ये फंक्शन हो गया f(a)(b), फंक्शन f(a)(b) हो गया। दोस्तों इस फंक्शन में अगर कोडोमेन a b c और d है दोस्तों, यदि ये फंक्शन ऑन2 तभी होगा जब दोस्तों इसकी जो रेंज है, इसके जो प्रत्येक एलिमेंट है, ये इनकी प्री इमेज एक ही हो। दोस्तों कोई भी एलिमेंट ब्लैंक ना बच जाए या कोई भी एलिमेंट ऐसा ना रह जाए कोडोमेन का जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। दोस्तों प्री इमेज क्या होती है? यही एलिमेंट, जैसे ये एलिमेंट है तो ये इमेज हो जाएंगी और ये इमेज है तो इनकी प्री इमेज हो जाएगी एफ इनवर्स के लिए। दोस्तों एफ इनवर्स ए अगर हम लेंगे तो दोस्तों इसकी प्री इमेज, जैसे हम ले लेते हैं ए की प्री इमेज, ए की वन की इमेज है दोस्तों ए, और 2 की इमेज है बी, और 3 की इमेज है डी, और 4 की इमेज है सी। दोस्तों तो अगर हम इनका इन्वर्स ले रहे हैं दोस्तों, तो इनकी प्री इमेज हो जाएगी दोस्तों
जैसे ए की एफ इनवर्स ए, तो इसकी प्री इमेज हो जाएगी 1। तो दोस्तों एफ इनवर्स बी लेंगे तो इसकी प्री इमेज क्या हो जाएगी 2। एफ इनवर्स सी लेंगे, एफ इनवर्स सी लिया तो इसकी प्री इमेज हो गई 4। एफ इनवर्स डी लिया तो दोस्तों इसकी प्री इमेज हो गई 3। तो दोस्तों इसमें कोडोमेन में हमारा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बच रहा जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो दोस्तों सभी एलिमेंट की प्री इमेज है, इसलिए ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है, इसलिए ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। और दोस्तों कोई ऐसा फंक्शन जिसमें वन फंक्शन की भी वन फंक्शन की कंडीशन भी फुलफिल हो रही हो और ऑन टू फंक्शन की कंडीशन भी फुलफिल हो रही हो तो वो फंक्शन वन ऑन टू कहलाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो याद रख देखते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या वन ऑन टू फंक्शन होते हैं? दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वन ऑन टू फंक्शन नहीं होते, पर कुछ रेस्ट्रिक्टेड रेंज में इनको वन ऑन टू फंक्शन बनाया जा सकता है दोस्तों। दोस्तों समझने के लिए हम समझते हैं y बराबर साइन एक्स का ग्राफ। इसी तरह से और ग्राफ को भी लेकर चेक किया जा सकता है दोस्तों। देखिए y बराबर साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये -1 हो गया दोस्तों और ये +1 हो गया दोस्तों। यहाँ से पास होता हुआ इस तरह से, इस तरह से कुछ जाएगा दोस्तों और वापस भी पीछे की ओर भी इसी तरह से आएगा दोस्तों पहले हम चेक करेंगे कि वन है क्या नहीं ये फंक्शन। तो साइन 0 की वैल्यू पर 0 ही आएगी इसकी वैल्यू, साइन पाई पर इसकी वैल्यू फिर से 0 आ जाएगी, साइन 2 पाई पे इसकी वैल्यू फिर 0 आ जाएगी दोस्तों x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है, 0 ही मिल रहा है। तो ये दोस्तों वन फंक्शन नहीं हुआ। जब वन फंक्शन ही नहीं हुआ तो ऑन टू कैसे हो गया दोस्तों? लेकिन ऑन टू भी नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन ये फंक्शन हम एक सुटेबल रेंज लें इसकी तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया -π/2 तक और ये हो गया π/2 तक। लेकिन दोस्तों इस -π/2 से इस π/2 के बीच अगर हम कोई भी x की वैल्यू लें तो y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी हमको। तो दोस्तों ये इसकी डोमेन हो जाएगी और ये इस डोमेन में हमारा फंक्शन y बराबर साइन एक्स जो है इन्वर्टेबल हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से सभी फंक्शन की कुछ ना कुछ डोमेन और रेंज होती है जिसके अंदर वे इन्वर्टेबल होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरह से और उनकी डोमेन और रेंज क्या होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर साइन इन्वर्स x लिखा हुआ है और उसकी डोमेन और रेंज हमें याद रखनी होगी दोस्तों, क्योंकि अगर हम इनको क्वेश्चन में याद नहीं रखेंगे तो हम क्वेश्चन सही करने के बाद भी क्वेश्चन को गलत टिक करके आ जाएंगे। तो ये हमें याद रखना है दोस्तों। रेंज हो गया, देखो दोस्तों साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। देखिए दोस्तों इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक और रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2 तक। दोस्तों इसकी जो डोमेन हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा वो भी -1 से 1 तक हो जाएगा और इसकी रेंज हो जाएगी 0 से π तक। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स की जो हो जाएगा डोमेन -∞ से +∞ तक। और दोस्तों जब भी हम इन्फिनिटी लेते हैं तो उसके साथ ओपन इंटरवल का यूज़ किया जाता है दोस्तों। और इसकी जो रेंज हो जाएगी दोस्तों टेन इनवर्स एक्स की वो हो जाएगी -π/2 से π/2 के बीच क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है दोस्तों ये इक्वल भी हो सकता है इसके। इसी तरह से अब हम सेक इनवर्स एक्स का देखेंगे। सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो ऑल रियल नंबर -1, 1 हो जाएगा दोस्तों। और इसका जो डोमेन होता है सॉरी दोस्तों, और ये रेंज होती है इसकी 0 से π/2, 0 से π और एक्सेप्ट π/2 दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों हमारा
कॉट इनवर्स एक्स होता है। कॉट इनवर्स एक्स के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डोमेन हो जाती है। और दोस्तों इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। इसके बाद आता है हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज होती है रियल नंबर माइनस -1, 1। इन दोनों नंबर को हटाने के बाद जो बचता है वही इसकी रेंज आ जाती है दोस्तों। और इसकी जो डोमेन इसका जो डोमेन होता है दोस्तों ये होता है रियल नंबर -1, 1। और रेंज जो होती है इसकी दोस्तों -π/2 से π/2 के बीच में होती है। -π/2 से π/2 के बीच में एक्सेप्ट 0, जहाँ पर 0 बने, या एक्सेप्ट 0 दोस्तों अगर कोई फंक्शन दोस्तों हमें इन फंक्शन की डोमेन और रेंज रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरह से बनाते हैं एग्जाम में दोस्तों कि सॉल्व करने के बाद जैसे हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और सॉल्व करने पर हमारा आंसर इस तरह से आया दोस्तों, जैसे 5/4 आ गया दोस्तों साइन इनवर्स 5/4। और ऑप्शन में भी इस तरह का ऑप्शन दे देंगे ताकि बच्चा ऑप्शन को देखे और टिक करके आ जाए और उसका आंसर गलत हो जाए। तो दोस्तों क्योंकि ये हमारे डोमेन से बाहर जा रहा है 5/4, ये साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में और इक्वस टू होता है दोस्तों, लेकिन ये 1 से बड़ा हो रहा है तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, इसको तोड़कर लिखना होगा दोस्तों। और इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है साइन इनवर्स साइन 2π/3 दोस्तों। तो दोस्तों ये भी हमारा जो एंगल है वो डोमेन से वो रेंज से बाहर जा रहा है, सॉरी दोस्तों, वो जो एंगल है साइन इनवर्स का वो रेंज से बाहर जा रहा है। और रेंज से बाहर जाने के कारण इसको भी बच्चे अगर डायरेक्ट इसी तरह से लिख देंगे, उसको रेंज पता ही नहीं होगी तो बच्चे को, तो इसको डायरेक्ट इस तरह से 2π/3 लिख के आ जाएंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हमें रेंज का भी पता होना जरूरी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो दोस्तों ये हो जाएगा एक्स हमारा। अगर इस तरह से कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिखा हुआ है दोस्तों तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिखा हुआ है दोस्तों तो ये हो जाएगा एक्स। और टेन इनवर्स टेन एक्स लिखा हुआ है तब भी ये एक्स हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स लिखा हुआ है तब भी दोस्तों ये एक्स ही हो जाएगा। और कॉट इनवर्स कॉट एक्स लिखा हुआ है तब भी दोस्तों ये एक्स ही हो जाएगा। और सेक इनवर्स सेक एक्स लिखा हुआ है तब भी ये दोस्तों एक्स ही हो जाएगा दोस्तों उसके बाद हम देख लेते हैं पॉजिटिव। अगर साइन एक्स का जो एंगल है वो पॉजिटिव है तब किस तरह से इन्वर्स फंक्शन पर इफेक्ट पड़ता है, और नेगेटिव है तब किस तरह से इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। अगर साइन इनवर्स एक्स है तो ये साइन इनवर्स एक्स का एक्स ही रह जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का इसी तरह से, ये इस तरह से है तो इसी तरह से रहेगा दोस्तों। लेकिन अगर ये हमारा माइनस में है तब क्या चेंज होगा दोस्तों, तब देखते हैं दोस्तों। साइन में ये इस तरह से माइनस बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स एक्स ही रह जाएगा। और फिर साइन में टेन इनवर्स माइनस एक्स तब माइनस बाहर आ जाएगा और टेन इनवर्स एक्स ऐसे ही रहेगा। और कॉसेक इनवर्स एक्स में भी अगर माइनस एक्स है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तब भी दोस्तों ये माइनस बाहर आ जाएगा और कॉसेक इनवर्स एक्स ऐसे रहेगा। यदि दोस्तों लेकिन कॉस में कॉट में और सेक में ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है दोस्तों तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों कॉट में लिखा हुआ है कॉट इनवर्स माइनस एक्स तब भी ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसी तरह से सेक में लिखा हुआ है दोस्तों सेक इनवर्स माइनस एक्स तब भी ये हो जाएगा पाई माइनस
सेक इनवर्स एक्स। दोस्तों ये समझ में आया? दोस्तों जिस तरह से हम टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस तरह से साइन एक्स लिखते थे, तो दोस्तों इसको लिख लेते थे कॉसेक एक्स। लेकिन दोस्तों यहाँ हम अगर इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इन्वर्स एक्स लिखा हुआ है, तो उसको 1 ना लिखकर उसको इस तरह से लिखा जाएगा दोस्तों, कोसेक इन्वर्स 1/x। इस तरह से लिखा जाएगा दोस्तों। इसको चाहे तो आप प्रूव भी कर सकते हैं। साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा मान लेंगे दोस्तों, तो यहाँ से x आ जाएगा साइन थीटा। x बराबर साइन थीटा आ जाएगा दोस्तों। अब हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा लिख सकते हैं। इसको हम 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। तो यहाँ से कोसेक थीटा क्या आ जाएगा दोस्तों? कोसेक थीटा आ जाएगा 1/x। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा कोसेक इन्वर्स 1/x। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ से थीटा, तो ये हो गया साइन इन्वर्स x इक्वस टू कोसेक इन्वर्स 1/x। तो दोस्तों ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम कोई भी फंक्शन हो, जैसे tan इन्वर्स x लिखा हुआ है, तो उसको दोस्तों cot इन्वर्स 1/x लिख लेंगे। अगर फंक्शन हमारा cot इन्वर्स x लिखा हुआ है, cot इन्वर्स x लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसको tan इन्वर्स 1/x लिख लेंगे। यदि दोस्तों sec इन्वर्स x लिखा हुआ है, तो इसको cos इन्वर्स 1/x लिख लेंगे। और दोस्तों cos इन्वर्स x लिखा हुआ है, cos इन्वर्स x लिखा हुआ है, तो इसको sec इन्वर्स 1/x लिख लेंगे। इसी तरह से अगर cosec इन्वर्स x लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसको साइन इन्वर्स 1/x लिख लेंगे दोस्तों। तो जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरह से लिखा हुआ है दोस्तों, साइन इन्वर्स साइन 7π/4 दोस्तों। इस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो दोस्तों हम पहले साइन इन्वर्स की रेंज देखेंगे। साइन इन्वर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। लेकिन ये दोस्तों π/2 से बड़ा हो रहा है, तो हमें इसको तोड़कर लिखना पड़ेगा। तो तोड़कर किस तरह से लिखेंगे दोस्तों? साइन इन्वर्स साइन, इसको किस तरह से लिख लेंगे? 2π माइनस π/4, 4 2 8 -1 7π/8 ही लिखा हुआ है दोस्तों। अब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया दोस्तों। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है दोस्तों। साइन इन्वर्स माइनस साइन, और 2π पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो बदलेगा नहीं, वैसा का वैसा ही रहेगा। साइन π/4 आ जाएगा दोस्तों। अब ये -π/4 आ जाएगा, क्योंकि साइन इन्वर्स से साइन हट जाएगा, और -π/4 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से। कोसेक इन्वर्स हमारा दिया हुआ है, कोसेक इन्वर्स कोसेक 13π/4 दिया हुआ है दोस्तों। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। अब हमें देखना है कोसेक इन्वर्स की रेंज क्या होती है। कोसेक इन्वर्स की रेंज होती है दोस्तों, ये भी -π/2 से π/2 होती है, एक्सेप्ट 0 को हटा के, या 0 को हटाने के बाद दोस्तों। तो ये इसकी रेंज में आए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोसेक इन्वर्स को, ये एंगल को ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों एंगल को ब्रेक करेंगे तो कोसेक, इसको क्या लिख सकते हैं? 3π + π/4 दोस्तों। ये अब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कोसेक नेगेटिव होता है, तो दोस्तों ये नेगेटिव आ जाएगा। कोसेक इन्वर्स माइनस कोसेक π/4 दोस्तों। कोसेक इन्वर्स से कोसेक हट जाएगा,
तो ये आ जाएगा माइनस के π/4। इसी तरह से दोस्तों अगर ये हमारा क्वेश्चन है कॉट 19π/4। तो दोस्तों कॉट की जो रेंज होती है क्या होती है दोस्तों, आप बताइए। वो होती है कॉट की रेंज 0 से पाई तक। दोस्तों 0 से पाई तक होती है, लेकिन ये हमारा पाई से बहुत बड़ा आ रहा है, तो हमें इस एंगल को ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। तो इस एंगल को ब्रेक किस तरह से लिखेंगे दोस्तों, कॉट इनवर्स कॉट, इसको लिख लेंगे दोस्तों 5 पाई माइनस π/4, 4 पंजे 20 माइनस 1 19। तो दोस्तों ये 19π/4 बच जाएगा अभी। तो दोस्तों समझ में आया दोस्तों, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से दोस्तों और क्वेश्चन भी देखते हैं, तो इस पर भी बेस्ड हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसकी कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई तक। तो दोस्तों ये अब भी रेंज से बाहर आ रहा है, तो दोस्तों इसको भी हमको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6 दोस्तों। तो दोस्तों ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है दोस्तों। तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6। दोस्तों अब लिखा हुआ है कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6। दोस्तों अब कॉस इनवर्स इस पूरे ब्रैकेट को हम x की तरह ट्रीट करें तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x माइनस x। तो दोस्तों कॉस इनवर्स माइनस x होता था, तब हम इसको पाई माइनस x लिखते थे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते थे दोस्तों, पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते थे दोस्तों। तो इसी तरह से अब हमको कॉस इनवर्स x को भी इसी तरह से लिखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर ये हमारा इस तरह से लिखा हुआ है कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6। तो दोस्तों इसको हमें लिखने के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते थे, कॉस इनवर्स x लिखते थे। तो दोस्तों कॉस π/6। अब इस वाले इनवर्स से कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, तो ये बच जाएगा पाई माइनस π/6। तो दोस्तों यहाँ से आंसर आ जाएगा 5 π/6। यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन है tan इनवर्स √7/3 इक्वस टू थीटा है, तो हमें देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा in term of sin inverse cos inverse एंड cot इनवर्स। तो दोस्तों हमें थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स की टर्म में, साइन इनवर्स की टर्म में ज्ञात करनी है, कॉस इनवर्स की टर्म में और कॉट इनवर्स की टर्म में ज्ञात करनी है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसको थीटा के इक्वल मान सकते हैं। थीटा के इक्वल दिया हुआ है दोस्तों, मानना क्या है। तो दोस्तों यहाँ से टेन थीटा इक्वस टू हो जाएगा √7/3 दोस्तों। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे दोस्तों हम और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया √7 और बेस हो गया 3। इसका कोई नाम दे देते हैं ABC। तो दोस्तों AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वस टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर
7 आ गया और बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो दोस्तों ये 9 आ गया। तो दोस्तों ये आ गया 16, तो यहाँ से ए सी आ गया हमारा 4 दोस्तों। जब ए सी 4 आ गया तो यहाँ से दोस्तों हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और साइन थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 7/4, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आ गया परपेंडिकुलर √7 एंड हाइपोटेनियस 4 आ गया दोस्तों। यहाँ से थीटा की जब हम वैल्यू निकाल लेंगे साइन इनवर्स, ये हो जाएगा √7/4। इसी तरह से दोस्तों हम कॉस इनवर्स की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू है 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 4। तो दोस्तों यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 3/4 दोस्तों। सही है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह से कॉट इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। कॉट थीटा की वैल्यू होती है, कॉट थीटा बिल्कुल 10 का उल्टा हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 3/7, 3/√7, 3/√7 टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो दोस्तों यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स 3/√7। दोस्तों चलिए, क्वेश्चन आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी तरह से दोस्तों यदि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ साइन इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू थीटा, तब हमसे tan इनवर्स, तो हमसे थीटा को देन फाइंड थीटा in term of tan इनवर्स एंड cos इनवर्स। तो दोस्तों इसको हम फाइंड करने के लिए साइन थीटा को इधर रखेंगे, साइन इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू थीटा। तो साइन थीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा 12/13 दोस्तों। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर 12 अपॉन हाइपोटेनियस 13। तो दोस्तों जब ए बी सी इसकी वैल्यू रख देंगे तो बेस निकालेंगे, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी 5, उसी तरह से जिस तरह से हमने पीछे निकाली है दोस्तों। तो यहाँ से अब दोस्तों टेन थीटा निकालना है हमको। टेन थीटा निकालेंगे दोस्तों, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 5 दोस्तों। यहाँ से थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 12/5। इसी तरह से दोस्तों हम cos इनवर्स निकालेंगे, cos थीटा निकालेंगे दोस्तों। cos थीटा को निकालेंगे तो यहाँ से बेस बाई हाइपोटेनियस, तो यहाँ से जब हम थीटा निकालेंगे इन टर्म ऑफ cos इनवर्स, तो ये हो जाएगा दोस्तों cos इनवर्स 5/13 दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हाँ दोस्तों, अब कुछ आइडेंटिटी और देख लेते हैं। जैसे दोस्तों साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 होता है दोस्तों। इसी तरह से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है दोस्तों। इसी तरह से sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x π/2 होता है दोस्तों। और इनमें से एक को हम प्रूफ भी करा देते हैं आपको। जैसे दोस्तों हमें साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 प्रूफ करना है, तो हमने साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया दोस्तों। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हमारा साइन थीटा आ गया दोस्तों। और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस के टर्म में, कॉस
पाई बाई टू माइनस थीटा। तो दोस्तों यहाँ से x इक्वस टू आ गया कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा। तो दोस्तों कॉस इनवर्स x इक्वस टू आ गया पाई बाई टू माइनस थीटा। अब दोस्तों थीटा की वैल्यू रख दी हमने यहाँ से, तो ये हो गया कॉस इनवर्स x इक्वस टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो दोस्तों इस साइन इनवर्स x को इधर ले जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, उधर जाके बराबर से इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई टू। दोस्तों समझ में आया? चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।